सो न्यू चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो हेल्थ क्या होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ डिजीज और हेल्थ के साथ हम डील करेंगे, ठीक है। हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है बच्चों जिसमें आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग आपकी जज की जाए, ठीक है। एक ऐसी स्टेट आपकी जहां पर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो, वहां पर आप ठीक ठाक हो, तो वो हेल्थ होती है, ठीक है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। डिजीज्ड स्टेट क्या होती है या डिजीजेस क्या होती हैं? एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस, किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट जब हमारे किसी पार्ट में, बॉडी पार्ट में या किसी ऑर्गन में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी पार्ट अपने यूजुअल एक्टिविटीज से कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगे, ओके, अलग तरीके से बिहेव करने लगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे, डिस्कम्फर्ट करने लगे आपकी बॉडी में, तो हम उस स्टेट को क्या कहते हैं कि हम एक डिजीज स्टेट में, ठीक है। तो यही फर्क होता है। हेल्थ में क्या होता है कि आप अपने फिजिकली, मेंटली और सोशली आप वेल हैं, ठीक है। आप प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहे हैं, आप अपना अच्छी एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं है, ठीक है। तो वो हमारी हेल्दी स्टेट है। लेकिन डिजीज स्टेट में हमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होने लग जाते हैं, हम डिस्कम्फर्ट में आने लग जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ठीक है। The various causes of diseases are pathogens, virus or bacteria, lack of nutritious diet or balanced diet, and lack of public health services. अभी क्या बता रहे हैं कि diseases की causes क्या क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। What are pathogens? What are pathogens? They are disease causing bacteria. They are disease causing organisms, ठीक है, disease causing organisms, ठीक है। Like for example viruses and bacteria, ठीक है, प्रोटोजोआ भी होते हैं, अभी हम आगे सब चीजें देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या हो सकती है वजह? लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। आप जानते हैं कि एक माल न्यूट्रिशन जो होता है, जब लोग माल न्यूट्रिशियस होते हैं, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, वो भी एक तरीके की डिजीज स्टेट है, क्योंकि वहां पर वो अपने आप में फंक्शन कंप्लीटली या एफिशिएंटली नहीं कर पाते। एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, ये इसके कॉजेज होते हैं। व्हाट आर एक्यूट डिजीजेस? Those diseases that occur suddenly and last for a short duration, while chronic diseases develop slowly and last for long period of time. अब हमने diseases को दो parts में बांट दिया, ठीक है। हमने क्या किया? हमने diseases को दो parts में बांट दिया। एक होता है acute और दूसरे होते हैं chronic। बहुत बार ये नाम और ये वर्ड सुनने में आता है कि chronic है, chronic ज्यादा सुनने में आता है, ठीक है। acute diseases क्या होती हैं? जो कि अब मैं आपको थोड़ा सा, आपने जेनेटिक्स पढ़ ली है, ठीक है, और मैंने जेनेटिक्स की बहुत सारी बेसिक्स भी आपको समझाई थी क्लास 10th की, मैं जब लेक्चर्स दे रही थी। तो जो भी डिजीजेस इंसान अपनी लाइफ में ले लेता है, यानी कि आपको नजला जुकाम हुआ, तो ये कॉन्जेनाइटल तो नहीं है ना, ये जेनेटिक्स में तो नहीं है आपकी, ये आपने अपनी लाइफ में ले लिया, ठीक है। एक जिंदगी में हमें कोई बीमारी हो गई, तो वो हमारी कौन सी डिजीज हो गई? एक्यूट हो गई। एक्यूट डिजीजेज शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये कॉन्जेनाइटल नहीं होती। कॉन्जेनाइटल मतलब कि ये इनहेरिटेड डिजीजेस नहीं होती, प्लस ये क्या नहीं होती? ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं। और क्या होता है कि ये इंसान अपनी जिंदगी में सडनली ले लेता है, ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन, मिसफंक्शन या डिसफंक्शन नहीं होता जीन्स का। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस मैम। एक्यूट डिजीजेस में किसी भी तरीके के जीन्स का डिसफंक्शन या उसके खराबी की वजह से ये डिजीज नहीं होती है। एक्यूट डिजीजेस आप अपनी लाइफ में लेते हैं, एक्वायर करते हैं। जबकि क्रोनिक डिजीजेस जो होती हैं,
ये डेवलप स्लोली, और क्रोनिक डिजीजेस जेनेटिकली भी हो सकती हैं, ठीक है, ये स्लोली डेवलप होती हैं और ये काफी लंबे वक्त तक रहती हैं। डायबिटीज भी अगर हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो कोई 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, तो ये भी एक तरीके का क्रोनिक डिजीज बन जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त से उस पर्सन के साथ है, ठीक है। तो एक्यूट डिजीजेस और क्रोनिक डिजीजेस में फर्क समझ में आ गया? इट्स क्वाइट सिंपल। Yes, ma'am. कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपल चीजें बता रही हूँ, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग आपको भी लगेंगी। The diseases or infections can be prevented by lifestyle, exercise, proper sleep, enough relaxation, modification, taking balanced diet, good personal health and hygiene, and also maintaining a clean and healthy surrounding. अब हम कह रहे हैं, अब हम आ गए हैं प्रिवेंशन पर, ठीक है। तो बेसिकली दिस इंट्रोडक्शन इज लाइक अ समरी ऑफ दिस यूनिट। हम इस यूनिट में आगे क्या क्या पढ़ेंगे, ये इस इंट्रोडक्शन की समरी है, ये इंट्रोडक्शन उसकी समरी है, ठीक है। अब हम आ गए हैं कि डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो ये बात आप जानते हैं और ये बात सबको कही जाती है, हर डॉक्टर कहता है कि चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आपके अंदर ओबेसिटी आ रही है, चेंज योर लाइफस्टाइल, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट जॉगिंग, ठीक है। डायबिटिक है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट टेकिंग प्रॉपर डाइट। ये सारी बातें हम पढ़ते और सुनते भी हैं, ठीक है। तो डिजीजेस या इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या सबसे बेसिक नीड होती है बच्चों कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दें। यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, टेक प्रॉपर स्लीप, इनफ रिलैक्सेशन लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि बैलेंस डाइट से क्या होता है कि जब हम अपना प्रॉपर फूड लेते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है दैट फाइट्स बैक अगेंस्ट द पैथोजेंस, तो उसको क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। कहते हैं ना कि आप अपने फूड, अपने डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करें ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। अभी कोविड चल रहा था और चल ही रहा है, तो डॉक्टर्स के ये वो थी रिकमेंडेशन थी कि आप विटामिन सी को बहुत लें। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ताकि जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो डिजीजेस से भी फाइट बैक करेगा। तो ये टेक बैलेंस डाइट, अपनी पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखें, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं वो सबसे ज्यादा साफ सफाई ना होने की वजह से फैलती हैं। एंड ऑल्सो मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपने एक ऐसी दवा ली, एक ऐसा ट्रीटमेंट लिया जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब और पैथोजन को किल कर देगा, ठीक है, किल कर देगा। प्रिवेंशन हमने पढ़ लिया, अब हम ट्रीटमेंट की बात करें विच मीन्स किलिंग ऑफ द पैथोजन। नाउ कम टू हेल्थ। हेल्थ अभी हमने पढ़ा इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। The conditions necessary for good health are good physical and social environment. We have just discussed that. Good physical और social environment आपकी होनी चाहिए, good economic conditions होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा पैसा होगा you can ensure your health, okay? You can ensure कि आप अपनी अच्छी medications ले सकें. So obviously good economic conditions आपकी country की भी होंगी, तो health services भी modified होंगी, ठीक है। तो दो चीजें हैं, सिंपल बात है, गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट होनी जरूरी है हेल्थ अच्छी रखने के लिए, और गुड इकोनॉमिक कंडीशंस होनी जरूरी है इंडिविजुअल लेवल पर भी और एक नेशन लेवल पर भी, ठीक है। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इट्स क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हो ताकि आप अर्निंग कर सकें, फूड अच्छा खरीद सकें, मेडिकेशंस को अफोर्ड कर सकें, ठीक है। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। नाउ वी कम टू अ कम्युनिटी हेल्थ। All those activities which people do both individually and in groups for the development of their society,
कॉन्स्टिट्यूट द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो हम एक ग्रुप में करते हैं, एक कम्युनिटी लेवल पे करते हैं, ठीक है, वो सारी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कम्युनिटी हेल्थ पर। अब खाली आप ही तो नहीं रहते, एक जगह है या एक आपका घर जहां पर भी है, वहां पर सिर्फ आपका ही घर नहीं होगा, वहां पर एक प्रॉपर कॉलोनी डेवलप होगी, कम्युनिटी बनी हुई होगी। तो जो भी आप काम करते हैं, अकेले करें, इंडिविजुअली करें या कम्युनिटी के साथ करें, वो सारी चीजें कम्युनिटी हेल्थ पर असर डालती हैं। तो दैट इज कम्युनिटी हेल्थ। ओके, पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर को तो साफ रखूं बट आई एम पॉल्यूटिंग माय कम्युनिटी, आई एम डंपिंग माय गार्बेज ऑन इन द नियर बाय प्लॉट, जो ऐसे बने हुए होते हैं घर के पास प्लॉट वगैरह, वहां अपने घर पे तो आपने सफाई कर ली, खूब अच्छे से जो है आपने झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया, बट यू आर डंपिंग द गार्बेज और द ट्रैश ऑफ योर हाउस इन द नियर बाय प्लॉट। तो उससे क्या वहां पर जो वेक्टर्स या यहाँ पर मस्किटोज और कीड़े वगैरह आकर बैठेंगे, क्या वो कम्युनिटी की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। सो द पर्सनल हेल्थ एंड द कम्युनिटी हेल्थ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, वे प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बाय कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। ये तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना है। For this, we also require a good and healthy environment in our surrounding. The same things are repeating themselves. Okay, we can have this only by the means of community health and development. So both personal and community health are interrelated. So here in this particular slide, in this particular note, they are trying to emphasize how important community health is. ठीक है, इट्स नॉट ओनली कि आप अपने आप को या अपने आप को क्लीन रखें, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज अ पर्सनल लेवल हाइजीन, मगर उसके साथ साथ अपने आसपास को भी क्लीन रखना, ट्रैश को प्रॉपर डंप करना, और जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है पॉन्ड्स वगैरह में, तालाब में या कहीं पर भी, तो उसको क्लीन करवाना, अपने घर की सैनिटेशंस को साफ करना, पड़ोस की सैनिटेशन साफ करना, they all are included in community health. And as much as we emphasize on personal health, we emphasize the community health as well. ठीक है, सो हम लास्ट लाइन में इस बात को समराइज कर लेते हैं कि both personal and community health are interrelated. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। समझ में आ रही है बात? यस मैम। ओके, now we see the difference between being healthy and being disease free. ठीक है, दो बातें हैं कि जी what do you mean by being healthy and what do you mean by being disease free. ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स में देखते हैं। हेल्दी का मतलब होता है बच्चों, जो अभी हम एक डेफिनेशन हमने याद कर ली, सिंपल सी है कि इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, दैट इज व्हाट हेल्दी मीन्स। डिजीज फ्री का मतलब होता है इट्स अ स्टेट of absence from diseases. ठीक है, it's a state of absence from diseases. Disease free का मतलब simple कि you do not have any diseases. You do not have any diseases. That means the disease condition is absent. ठीक है. The second point is it refers to the individual physical and social environment. हेल्दी का मतलब से हम क्या समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट पर भी रिफर कर रहा है। डिजीज फ्री का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल से होता है, उसको पड़ोसियों से या आगे पीछे लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हेल्दी का मतलब हमने अभी अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया, पूरी स्लाइड में देखा कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल लेवल, we are focusing on community level, we are taking care of physical and our social environment as well. ठीक है, जबकि डिजीज फ्री की अगर मैं बात करूंगी तो मैं अपनी बात कर सकती हूँ, आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ कि नो आई डू नॉट हैव एनी डिजीज, आई एम डिजीज फ्री। तो ये मेरी इंडिविजुअल लेवल पे बात हो गई है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट बीइंग हेल्दी, आई शुड इंक्लूड इन माई टॉक व्हाट आई मीन बाय बीइंग हेल्दी, कि मैं इंडिविजुअल लेवल पर भी बात कर रही हूँ, मैं फिजिकल लेवल पर भी बात कर रही हूँ, मैं सोशल इन्वायरमेंट की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चों, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, और उधर हम कहेंगे डिजीज फ्री में द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। ठीक है,
एक गुड हेल्थ भी हो सकती है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है। हो सकता है उस बंदे का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग ना हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम इज क्वाइट वीक, बट दैट पर्सन हैज नॉट बीन एनकाउंटर्ड बाय एनी पैथोजन और प्रोटोज, एनी पैथोजन, ठीक है, किसी भी पैथोजन से इंसान ने एनकाउंटर नहीं किया है, तो उसको हम डिजीज फ्री बोलेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि उसके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो उसका, ठीक है, लेकिन कोई सी भी हेल्थ हो, मगर बंदा जो है वो डिजीज फ्री है। तो ये चीजें समझ में आई। मैं बहुत सिंपल मैंने नोट्स लिए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। नो ओके ओके। Now we see the types of diseases. We have just see what acute and chronic disease means. ठीक है, एक बार इस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि acute diseases which last only for short period of time and affect body suddenly and quickly, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, टाइफॉइड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीजें आप लोगों के साथ होती रहती है। इसकी डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं। ये इतनी सिंपल है कि शॉर्ट लिव्ड होती है, सडनली होती है, अचानक से, और होती है आप दवा वगैरह लेते हैं एंड इट गोज अवे, ठीक है। Acute? Yes. Is that clear? Yes, Now we ma'am. see what is chronic disease. The chronic diseases that last for very long time, okay? It lasts for like decades. And it lasts till the person dies in most of the cases. So the diseases which last for a very long time, even as much as a lifetime. See what I told, I just told you, कि lifetime तक भी रहती है, are called chronic diseases, like diabetes, like tuberculosis, like elephantiasis, ठीक है। हम people can take medicines, अपने लाइफ में मेडिसिन लेते रहते हैं तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए, थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, बट दैट डज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट द डिजीज और द डिजीज कॉजिंग पैथोजन, ठीक है ना, फ्रॉम द बॉडी। जो भी चीज की वजह से डिजीज हो रही है उसको ये खत्म नहीं होने देती। ये क्रोनिक डिजीज की एक फीचर है। Okay, so now see causes of the diseases. Diseases are caused by viruses, bacteria, fungi, protozoans और worms. ठीक है, मैंने ये पहली लाइन में सब बता दिया था, जितने भी पैथोजेंस आते हैं इसमें वो सारे के सारे डिजीज कॉजिंग होते हैं। फिर है आपकी पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। Again, there is nothing to explain. हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने कोई अपने पेरेंट्स से डिजीज इनहेरिट की है या फिर आपके बॉडी में आपके बाय बर्थ कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो एक डिजीज का कॉज हो सकता है और बहुत बड़ा कॉज होता है, ठीक है। फिर है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, आपको प्रॉपर इम्यूनाइज नहीं किया जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कोविड के केस में वी डिड नॉट हैव एनी वैक्सीन और एनी मेडिसिन टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिजीज, एंड you saw what havoc that disease created in the last 2 years, कि हमारे पास किसी भी एक डिजीज की वैक्सीन ना होने की वजह से, उसकी दवाइयां ना होने की वजह से उस डिजीज ने क्या कयामत लाया है हमारी जिंदगी में। We all saw the consequences. So that is what this line means, कि lack of proper treatment और immunization, ठीक है, ये भी डिजीज कॉजिंग है। Environmental pollution, we cannot neglect the toll environment is taking upon our health. Environment की consequences को, environment की जो टोल वो हमारी जिंदगियों पे ले रहा है ना, हम सीरियसली उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते या उसको मामूली नहीं समझ सकते। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यू सी, अगर आप दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको रियलाइज होता होगा कि कितना सफोकेटिंग हो जाता है जब आप अगर थोड़ा सा भी एयर क्वालिटी डाउन होती है, उसकी वजह से हमेशा डाउन ही रहती है, बट इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर स्पेशली फॉर पीपल जो एजमा वगैरह के शिकार हैं, जिनको लंग्स प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं और ये डिजीज को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं। तो बच्चों, यहाँ तक कोई चीज समझ में, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई है? नो मैम, अभी तक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, वो दैट्स ग्रेट।
लेट्स मूव टू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, अब हम बड़ी एक डिबेट होती है और ये डिबेट बड़ी ही डिबेट नहीं कहूंगी मैं, लेकिन इस बात हमने अपने डिजीजेस को कैटेगराइज कर दिया है बेसिकली इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस की बेस पर। ठीक है, इन्फेक्शियस नाम से ही लग रहा है एक दूसरे की तक इन्फेक्शन फैलना। ठीक है, हम कहते हैं ना यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, यू आर हैविंग कफ, दूर रहो थोड़ा सा, कह देते हैं कि थोड़ा सा अपना प्रिकॉशंस लीजिए जिसको भी घर में हो रहा होता है वायरल वगैरह, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली कॉन्टेजियस है। इन्फेक्शियस के लिए एक और नाम यूज होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस। दोनों का ही मतलब सेम है, कॉन्टेजियस का मतलब भी इन्फेक्शियस होता है या इंटरचेंजेबली यूज होता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो स्प्रेड करते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। It is communicated from diseased person to healthy person caused by some biological agents or pathogens like viruses, bacteria, fungi, protozoans, fungiforms। यानी कि जो भी pathogens involved होते हैं उनके अंदर ज्यादातर डिजीजेस जो होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं, कॉन्टेजियस होती हैं, वट एवर यू कॉल इट। तो ये एक दूसरे से स्प्रेड होती है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन से एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जाती हैं, टचिंग से जा सकती हैं। कोई आपने इन्फेक्शियस टॉवेल या इन्फेक्शियस नैपकिन यूज कर लिया किसी का, तो वहां पर भी स्प्रेड हो जाती हैं। कहते हैं कि इन्फेक्शियस आपने कोई सरफेस टच कर लिया तो उससे भी स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस में आते हैं। नॉन इन्फेक्शियस क्या होती हैं? जो स्प्रेड नहीं करते कॉन्टैक्ट के थ्रू। The diseases which does not spread by contact between infected and healthy person through air and water are called non-infectious diseases। जैसे कि arthritis, जैसे कि heart disease, जैसे कि diabetes, जैसे कि cancer, it's not an infectious disease। ठीक है, अब हम कुछ important diseases का नाम देख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो पहली आती है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, ये ट्रिपैनोसोमा जो है एक प्रोटोजोन है। ठीक है, क्या है ये एक प्रोटोजोन जी। और ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये आपने याद रखना है कि ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है। और ये कैसा पैथोजन है? ये प्रोटोजोन है। ठीक, फिर आते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया तो लिख ही दिया है, तो नाउ इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ये बैक्टीरिया है। तो ये क्या कॉज करता है? ये एक्नी कॉज करता है। एक्नी जानते हैं ना आप लोग, जो फेस पर आपके हो जाती है, जो दाने से निकल आते हैं, उसको हम एक्नी बोलते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्नी। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है ये एक एडल्ट राउंड वर्म है। ठीक है, राउंड वर्म है, यानी मैं अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो ये एक निमाटोड है। क्या है? निमाटोड है, जिसका निकनेम क्या है या कॉमन नेम क्या है? राउंड वर्म। तो एडल्ट राउंड वर्म इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या कॉज करता है? यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, ये एस्कैरियासिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है बच्चों? एस्कैरियासिस कॉज करता है। रहता कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स एक निमाटोड है, इसका दूसरा नाम राउंड वर्म भी है। और ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्या कॉज करता है? एस्कैरियासिस कॉज करता है। ठीक है, the second disease causing organism is leishmania। Again, it's a protozoan। ठीक है, क्या है? प्रोटोजोन है। क्या कॉज करता है? काला आजार कॉज करता है। इस पर आपको बेइंतहा सवाल मिल जाएंगे और ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप लोग मेडिकल लाइन में जाएंगे तब भी आपको इसको एनकाउंटर करना है। आप कोई और बायोलॉजी की लाइन में आते हैं तब भी आप ये वर्ड एनकाउंटर करेंगे। लीशमेनिया एक प्रोटोजोन है विच कॉजेस काला आजार। The organisms are oval shaped and each one has whip-like structure. Each one has long whip-like structure. ठीक है, लीशमेनिया में एक whip-like structure होता है। इसका
अगर आपने पिक्चर देखनी है, यू कैन गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है, वहां पर उसकी फोटोज वगैरह मिल जाएंगी। लीशमेनिया काला आजार कॉज करता है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड द डिजीजेस दे कॉज। तो अब हम देख लेते हैं जो हमने अभी तक इन्फेक्शियस एजेंट्स के नाम पढ़े, जरा एक बार नजर डाल लें कि क्या क्या डिजीजेस वो कॉज करते हैं। तो वायरसेस क्या करता है बच्चों? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये जो हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो वायरल, इसको हम नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, तो आपको कोई इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वायरस से वायरल इन्फेक्शन। तो कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, मीजल्स होती है, चिकन पॉक्स, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा, ये सारी चीजें वायरस कॉज करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? कॉलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी बोलते हैं, टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, ये सारी चीजें बैक्टीरिया कॉज करता है। फंजाई मोस्टली स्किन इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होता है। आपने देखा होगा एक एड भी आता है रिंग गार्ड का, देखा है, एक रिंग सी बन जाती है स्किन के ऊपर एंड यू नो इट कॉजेज इंटेंस इचिंग, तो वो फंजाई करता है, ठीक है। अगर अगर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ भी होता है रिंग गार्ड वगैरह पर, या जो एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, बेसिकली दे आर फॉर स्किन यूज। तो फंजाई कॉजेज स्किन इन्फेक्शंस। प्रोटोजोन क्या करता है? मलेरिया, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम इन्वॉल्व होता है, इफ यू रिमेम्बर, तो वो एक प्रोटोजोन है, हमने पढ़ा भी है, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन। एग्जाम्पल्स में काला आजार, हमने अभी देखा कौन कॉज कर रहा था काला आजार? लीशमेनिया कर रहा था। अमीबिक डिजेंट्री होती है, अमीबियासिस, अमीबा, वी हैव जस्ट अगर आप रिकॉल करें तो हमने कल ही इसको पढ़ा है अमीबा को, कि वो प्रोटोजोन होता है। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज कर रहा था? अभी पढ़ा है, जल्दी बताएं। किसी को नहीं याद? स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता? मैम लीशमानिया। बेटा वो तो काला आजार था। ट्रिपैनोसोमा, यस, ट्रिपैनोसोमा, यस, बोले मैम। वो ऐसे यूज करना होता है, किसका? जिसके बारे में आप बोल रहे थे, स्लीपिंग सिकनेस का वजह। हाँ जी, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा कॉज कर रहा था, काला आजार लीशमेनिया कर रहा था, ठीक है। यस। वर्म्स कौन कॉज करता है? वर्म्स क्या कॉज करते हैं? बेसिकली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस करते हैं, एलिफेंटियासिस करते हैं। कल हमने ये एग्जांपल भी देखा था व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट एस्केलमेंट्स, और किसी बच्ची ने मुझे बताया था कि एलिफेंटियासिस भी होता है। तो एलिफेंटियासिस आई जस्ट करेक्टेड हर कि इज अ डिजीज, इसको कॉज कर रहा था एक फिलेरिया या फिलेरियल वर्म, ठीक है, ठीक है। यस मैम, यस मैम। इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड थ्रू, बहुत सिंपल है, आपसे मैं वैसे भी पूछूंगी तो आप लोग बता ही देंगे मुझे ये सारी चीजें। तो ईयर से होती है, ईयरबॉर्न डिजीजेस जो होती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, जो कि कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, कहते हैं ना अगर आपने स्नीज कर दिया तो वो ड्रॉपलेट्स ईयर में आ गई, तो और उस ड्रॉपलेट्स को कोई एक हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेगा या इनटेक कर लेगा तो वो उसमें भी चली जाएंगी, तो ये ईयरबॉर्न हो गया। इसी तरह मीजल्स होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, ये सारी ईयरबॉर्न डिजीजेस होती हैं, ठीक है। फिर होता है फूड एंड वाटर। अब क्या हुआ कि फूड और वाटर में कैसे होता है कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल था, उसने उसकी एक्सक्रीटा में वो पैथोजेंस आ गए, ठीक है, एंड दैट हैज कंटामिनेटेड वाटर। अगर हमारे पास अच्छा प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी नहीं है तो जो वाटर हमारे घर तक आ रहा है वो कंटामिनेटेड होगा, बेस जो कि रूरल एरियाज में देखने को मिलता है।
तो उस कंटेमिनेशन से क्या हो जाएगा कि आपने वो घर में वो पानी पी लिया, तो ना वो जो आपने डिजीज हो गई वो फूड बॉर्न या फिर वाटर बॉर्न डिजीज कहलाई जाएगी, जो कि बैक्टीरिया, वायरस और वर्म से होती है, जैसे कि कॉलरा होता है, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, टाइफॉइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, बहुत कॉमन है हेपेटाइटिस के लिए कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट से क्या क्या होती है मैनी डिजीजेस देख रहे थे। एड्स एंड सिफाइलिस स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के मिक्सिंग से भी डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि बॉडी फ्लूइड का मतलब है कि ब्लड, सीमेन, मदर मिल्क व्हेन इन्फेक्टेड कैन आल्सो कॉज डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि एड्स जी। एंटीबायोटिक्स, दीज आर द केमिकल्स। अभी एक मिनट, आप लोग मुझसे कोई बता सकता है कि एड्स की, मैंने अभी फुल फॉर्म बताई, इसके अंदर एक वायरस यूज होता है, उस वायरस का नाम कोई मुझे बता सकता है? HIV। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वेरी गुड। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। वेरी गुड। अभी हम क्वेश्चंस कुछ लगाएंगे इसमें, तो हम देखेंगे एड्स के बारे में कुछ चीजें और जानेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजों को हम जानबूझ के इधर कवर नहीं कर रहे हैं, ताकि जब हम क्वेश्चंस लगाएं तो उसके अंदर हम उस चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी समझते हैं, फिर क्वेश्चंस में भी उसको डील करते हैं, तो बेहतर है हम वहीं पर समझने की कोशिश करें। तो अभी मैं कुछ चीजों को अगर छोड़ूं और वहां पर मैं आपको समझाऊं, तो अपने नोट्स में उस चीज को लिख लीजिएगा। अब एक वर्ड इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग, कॉमन कोल्ड वगैरह होता है या कुछ भी होता है, हालांकि कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज, लेकिन एंटीबायोटिक्स आपको लिख दी जाती है। ठीक है, बड़ा कॉमन सा नेम है, सबसे सुनने में आता है कि एंटीबायोटिक्स चल रही है, एंटीबायोटिक्स चल रही है। एंटीबायोटिक्स दरअसल क्या होती है कि ये केमिकल होते हैं। ठीक है, मतलब कि मेडिसिन या ड्रग्स जो ब्लॉक करते हैं बायोकेमिकल पाथवे को, इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड फॉर डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स के साथ एक बड़ी मजे की चीज इन्वॉल्व है कि ये खाली बैक्टीरिया पर ही असर करते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमने किस ग्रुप में डाल रखे थे, किस किंगडम में डाल रखे थे? मोनेरन्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जब हम किसी ग्रुप को बनाते हैं, कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमने एक जैसे काम करने वाले या एक जैसे फंक्शन करने वाली चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। यही तो मतलब होता है आसान अल्फाजों में। कल क्लासिफिकेशन में हम यही सब कुछ समझ रहे थे कि सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो बैक्टीरिया का, बेशक वो बैक्टीरिया अलग अलग है और बहुत सारी चीजों में वो अलग भी होंगे एक दूसरे से, तभी हम उनको स्पीशीज तक लेकर आके कैटेगराइज करते हैं, लेकिन उनके साथ एक कॉमन चीज इन्वॉल्व है कि उनका जो बायोकेमिकल पाथवे होते हैं ना, बायोकेमिकल पाथवेज मतलब कि प्रोटीन्स कैसे बना रहे हैं, सेल वॉल कैसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एक ही तरीके से काम करती हैं, बेसिक मैकेनिज्म सेम होता है। ठीक है, सारे बैक्टीरिया में। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक लिखी खाली, कभी कभी वो एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया पर भी काम कर जाती है। बट माइंड माई वर्ड्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, कि एक टाइप के बैक्टीरिया के लिए एक मेडिसिन ली तो वो कुछ हद तक इफेक्टिव होगी दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के लिए भी। व्हाई? बिकॉज दैट एंटीबायोटिक ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। एक बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक का नाम सुनने में आता है पेनिसिलिन। ठीक है, जो कि एक फंगस पेनिसिलियम से ली गई है। तो वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, उसको फॉर्म नहीं होने देती। अब सेल वॉल के फंक्शंस हम जानते हैं क्या क्या होते हैं। प्रोटेक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोटेक्शन ही होता है कि नहीं होता है? यस मैम, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटेक्शन है। अब आप उसको प्रोटेक्शन के लिए उसकी सेल वॉल ही फॉर्म नहीं होने देंगे तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है
उसके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे। बॉडी उस पर अटैक करने के लिए ज्यादा आसानी से उस पर अटैक कर सकती है। तो क्या होगा, बैक्टीरिया खत्म होने लगेंगे, किल होने लगेंगे। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है एक पेनिसिलिन का, ठीक है। ऐसी कितनी सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग बायोकेमिकल पाथवे को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक तरह की मैं एक और एंटीबायोटिक बता दूं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्रोटीन फॉर्म नहीं होने देती, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होंगे उनको फॉर्म नहीं होने देती उन प्रोटीन्स को। तो क्या होगा, जब बैक्टीरिया को वो प्रोटीन नहीं मिलेगा सरवाइव करने के लिए, तो क्या करेगा, इवेंचुअली मर जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करने देती हैं बैक्टीरिया का। अब जब रेप्लिकेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ेगा। जब नंबर नहीं बढ़ेगा तो हम जो है डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं था, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। है इंटरेस्टिंग, ये लग रहा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट को, ठीक है। दो बातें, एक तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे और एक हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप उस इफेक्ट को रिड्यूस कर दें जो डिजीजेस में निकल कर आ रहा है। इफेक्ट मतलब सिम्टम्स, जैसे कि हाई फीवर हो गया, जैसे कि और क्या हो सकता है, आपको हाई फीवर हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब बेसिकली स्वेलिंग वगैरह। तो कोई भी डिजीज वगैरह होती है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस डिजीज को कम करने के लिए, हेडेक भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर डिजीजेस में आपको हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है। तो हम उन इफेक्ट्स को कम करने के लिए बेटा क्या करते हैं, क्या तो पेन किलर्स ले लेंगे, या हम लोग फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं कि जब भी आप लोगों को कोई फीवर वगैरह आता है ना, वो कभी भी फीवर अपने आप में एक डिजीज नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ साइन, अ सिम्टम जो एक बॉडी देती है, जिसके रिएक्शन में जब कोई पैथोजन अटैक होता है, जब बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हो रहा होता है, तो बॉडी एक सिम्टम देती है, एक रिएक्शन देती है, जिसको हम फीवर बोलते हैं। फीवर खुद में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। Yes. Is that clear? Fever itself is not a disease. It's a sign. It's a symptom. A body shows in turn to in reaction to a disease or an infection. ठीक है, क्लियर है? तो उन डिजीजेस के इफेक्ट्स को, जो कि हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, इन चीजों को कम करने के लिए जब आप कोई दवा लेते हैं या कोई भी पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इफेक्ट्स को रिड्यूस कर दिया, डिजीज के इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया, डिजीज को खत्म नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये एक पहला प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि यू किल और यू एलिमिनेट द कॉज ऑफ द डिजीज, that is to kill the microbes like bacteria, fungi, protozoa. अब मैंने आपको एंटीबायोटिक्स की कहानी सुनाई। अब डॉक्टर ने मेरे सिम्टम्स देखे, उन्होंने वो समझ जाते हैं कि इसी के बॉडी इसी तरह के सिम्टम्स दे रही है, दैट मीन्स यू हैव बीन एनकाउंटर्ड बाय दिस बैक्टीरिया और दिस फंजाई और दिस व्हाटएवर बी द पैथोजन, ठीक है, जो भी है। तो डॉक्टर उसके लिए वही पर्टिकुलर मेडिसिन रिकमेंड करता है, प्रिस्क्राइब करता है, जो उस डिजीज कॉजिंग पैथोजन को किल कर सके। वो कैटेगरी कौन सी होती है, वो होती है सेकंड कैटेगरी, कि हमने डिजीज की कॉज को ही खत्म कर दिया, हमने उस पैथोजन को ही एलिमिनेट कर दिया जो डिजीज कॉज कर रहा था। तो ये ट्रीटमेंट का सेकंड प्रिंसिपल हुआ, ठीक है।
अब आते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या है, कि अब हम डिजीज को रोक कैसे सकते हैं। तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है जनरल मेथड, एक होता है स्पेसिफिक मेथड। जनरल मेथड से आप समझ गए होंगे कि सब चीजों के लिए वो एक कॉमन मेथड होगा। तो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, ठीक है। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस इट रिलेट्स टू प्रिवेंटिंग द एक्सपोजर। आप एक्सपोजर मत करें, होगी नहीं डिजीज, सिंपल सी बात है। तो प्रिवेंशन, अब एक्सपोजर को कैसे रोका जाए। तो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के लिए क्या होता है कि आप थोड़ा कम कर दें। अब आप कोविड का एग्जाम्पल लें, ठीक है, ज्यादा दूर मत जाएं आप, कोविड का एग्जाम्पल लें। कोविड में क्या क्या प्रिकॉशंस देने को कह रहे थे कि पब्लिक प्लेसेस पर बिना जरूरत ना जाएं, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं और हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइज करें। ये सारी चीजें हम एयरबॉर्न डिजीज के लिए देख रहे थे कि जब आपको खांसी आए तो आप डॉक्टर्स की क्लिनिक विजिट करते होंगे तो वहां पर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, डायग्राम्स होते हैं कि आप इस तरीके से कवर करके अपनी एल्बो के अंदर स्नीज करें, ठीक है, अपने नोज को कवर करें, पब्लिक प्लेसेस पे कम से कम जाएं। तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं। वाटरबॉर्न में क्या होता है कि ड्रिंकिंग, क्लीनिंग और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को आप ले, ये सब चीजें होती हैं कि पानी पीने से पहले उसको अच्छी तरह बॉईल कर लें, या फिर आप एक्वागार्ड का पानी पिए और साफ पानी पिए, ढक के रखें पानी को, ज्यादा दिनों का पानी ना पिए, सब चीजें जो नॉर्मल आप लोगों को भी पता है। वेक्टर-बोर्न डिजीजेस में क्या होता है कि आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, क्योंकि वेक्टर्स क्या होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो मुझे कोई ये बताया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, जल्दी से कोई एक भी अपना अनम्यूट करके बता दो। व्हाट आर वेक्टर्स? मैम जो कैरियर्स होते हैं, जो कैरियर होते हैं मैम, डिजीज जो कैरियर्स होते हैं। वेरी गुड, द कैरियर्स, ठीक है। कैरियर जैसे कि हम कह दें कि मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल पे बैठ के कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जो पैथोजन होता है वो किसी वेक्टर को या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाए और वो उसके थ्रू वो स्प्रेड हो, वो हम वेक्टर कहते हैं। यानी जो भी कैरी कर रहा होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम जब तक कि एनोफिलिस मॉस्किटो में नहीं जाएगा और वो एनोफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा और वो प्लाज्मोडियम ब्लड में चला जाता है, तो इस तरीके से मलेरिया कॉज होता है। तो जो एनोफिलिस था यहाँ पर वो खुद से डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन वो डिजीज कॉजिंग पैथोजन को कैरी जरूर कर रहा है। तो हम क्या करें, ऐसे वेक्टर को ही खत्म कर दें, ना रहेगा वेक्टर और ना होगी डिजीज, ठीक है, वो वाला हिसाब है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होता है कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, वेक्टर की जो ब्रीडिंग स्पेसेस होती हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय कर दें। आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह में ऐड आते हैं, पहले तो बहुत आते थे, कि जब मानसून का टाइम होता था, ये डेंगू जिस टाइम बहुत ज्यादा फैल रहा होता है, डेंगू मलेरिया वगैरह, तो ये ऐड आते हैं कि आपको जहां जहां पानी इकट्ठा हुआ है कूलर्स में और पॉन्ड्स में और वेजल्स में, उन सबको फेंक दें, वो सारी डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि जो एनोफिलिस है वो पानी में अपने लार्वा और प्यूपा जो है वो ले करता है, ठीक है। तो अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखें, वेक्टर्स को बॉर्न ना होने दें, फ्लाइज वगैरह उधर ना आए। डू नॉट कीप एनी puddle ऑफ वाटर ओपन एंड सराउंडिंग एज इट अलाउज द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो। सो वही बात है, सेल्फ इम्यून सिस्टम, अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखें, इम्यून सिस्टम को अपने बहुत स्ट्रांग रखें, क्योंकि यही इम्यून सिस्टम है जो डिजीजेस से फाइट बैक करता है। तो इसको आप कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं कि आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीजें लें। जैसे कि कोविड में डॉक्टर्स बहुत बोल रहे थे कि फ्रूट्स को ज्यादा से ज्यादा आप लोग इंक्लूड करें अपने डाइट में, विटामिन सी को लें, क्योंकि विटामिन सी बहुत बूस्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, फूड का होना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और स्पेसिफिक वेज क्या होते हैं कि अब हम इस डिजीज स्पेसिफिक होकर काम कर रहे हैं। हमने वैक्सीन निकाली, तो वैक्सीन ऐसा तो नहीं कि आपने एक ले ली तो आपने सारी बीमारियों का अगेंस्ट में कर दी। वैक्सीन हर डिजीज के लिए एक डिफरेंट वैक्सीन होती है, जैसे कि कोविड के लिए वैक्सीन आई है, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक वैक्सीन है, स्पेसिफिक मेथड है।
बच्चों का इम्यूनाइजेशन कर देते हैं हम। तो दैट इज गिवन टू द चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। आप लोगों के भी बहुत सारे कहते हैं ना टीका लगा हुआ, वैक्सीन लगी हुई होती हैं, तो वो एक स्पेसिफिक वे में आता है, स्पेसिफिक मेथड में आता है। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? वी आर डन विद इट। यस मैम।